कोलिजन का मतलब तो समझते हैं, क्या होता है? टक्कर, वो हिंदी हुआ उसका। दो बॉडी जब आपस में दो बॉडी जब एक दूसरे को हिट करता है तो उसको कोलिजन कहते हैं। सर दो बॉडी जब हेड टू हेड टकराता है तो मतलब हेड टू हेड, फिर आप कह रहे हैं टकराता है। हम टकराने को ही पूछ रहे हैं, किसको कहते हैं कि टकरा गया बॉडी? कांटेक्ट में जब दो बॉडी आए। मतलब अगर आप जब भी कोलिजन या टक्कर के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि दो बॉडी कांटेक्ट में है या दो से ज़्यादा बॉडी कांटेक्ट में है। ठीक है, ये पहली बात हमारे जहन में आती है कि टक्कर तभी हो सकता है जैसे ये दो बॉडी है मान लीजिए, और टक्कर मतलब ये दोनों बॉडी का आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है। फिजिक्स में टक्कर के लिए, कोलिजन के लिए दो बॉडी का कांटेक्ट में होना यानी फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो बॉडी जब तक कोलिजन के लिए एक दूसरे को टच करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, रदरफोर्ड्स। तो उसमें अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, बम्बार्ड करवाया गया न्यूक्लियस की तरफ, और वो अल्फा पार्टिकल क्या न्यूक्लियस से टकराता था? नहीं टकराता था। उससे पहले ही वो अपने डायरेक्शन को बदल लेता था, रास्ते को बदल लेता था। लेकिन वो भी फिजिक्स की भाषा में टक्कर ही है। ठीक है, तो अब है कि जो आपके जहन में अभी तक बात थी कि टक्कर के लिए दो बॉडी का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है, वो तो गड़बड़ हो गया। मतलब कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आखिर परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगा कोलिजन का, जिससे हम समझ पाएँ कि हाँ ये प्रक्रिया कोलिजन है, ये प्रक्रिया कोलिजन नहीं है। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है लीनियर मोमेंटम का इससे पहले, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। तो कोलिजन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, और उस इंटरेक्शन के कारण उन बॉडीज़ के मोमेंटम में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर ये कहीं नहीं है कि ये दो, हमने कहा है कि दो बॉडी इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा है कि दो बॉडी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप उनके मोमेंटम में बदलाव हो जा रहा है। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कि हम आपको कह रहे हैं कि चलो निकलो यहाँ से, क्लास से बाहर, और आप यहाँ क्लास से बाहर चले जा रहे हैं। आई हैव इंटरेक्टेड विथ यू, ठीक है, और विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट एक एक्शन यहाँ पर हुआ कि आप उठ करके क्लास से बाहर चले गए। और दूसरा ये हो सकता है कि हम आपको हाथ से पकड़ के क्लास से बाहर कर दें। ठीक है, ये दोनों ही इंटरेक्शन है। एक इंटरेक्शन ऐसा है जिसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन उसका भी रिजल्ट वही है कि आप क्लास से बाहर गए, और एक में फिजिकल कॉन्टैक्ट था कि हम आपको पकड़ के और क्लास से बाहर कर रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, वो इंटरेक्शन उन दोनों के फिजिकल कांटेक्ट के कारण हो रहा हो या विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हो रहा हो, लेकिन उस इंटरेक्शन के कारण अगर मोमेंटम में बदलाव हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोमेंटम में बदलाव, बदलाव की कोई बात नहीं, क्योंकि मोमेंटम इस प्रक्रिया में कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब एक का मोमेंटम बढ़ा तो एक का मोमेंटम घट गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ मोमेंटम का, ठीक है। तो अब हम लोग और इसको बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि कोलिजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के कारण उनके आपस के मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझ गए रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? जैसे हमारे पास 5000 रुपये हैं, आपके पास 0 है, हम इसमें से 2000 आपको दे दिए, तो पैसों का ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पैसा कहीं से आया नहीं। जो हम दो अगर एक सिस्टम है तो हमारे पास पहले भी 5000 रुपये था, जिसमें मेरे पास 5000 था, इनके पास 0 था, अभी भी हम दोनों के पास उतने ही पैसे हैं, सिर्फ उन पैसों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि अब हमारे पास 3000 हैं, इनके पास 2000 है, अभी भी टोटल अमाउंट जो है वो 5000 ही है। तो टोटल जो मोमेंटम है कोलिजन की प्रक्रिया के दौरान वो नहीं बदलता,
ठीक है, सिर्फ उनका आदान प्रदान होता है। एक बॉडी अपना मोमेंटम दूसरे को देता है, दूसरा बॉडी अपना मोमेंटम पहले को देता है या तीसरे को देता है, लाइक दैट। ठीक है, तो अब हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कोलिजन का। तो कोलिजन is a phenomenon. Collision is a phenomenon in which two or more bodies interact with each other resulting in the redistribution of their linear momenta। लीनियर मोमेंटा मतलब मोमेंट का प्लूरल, मोमेंटा। तो कोलिजन एक ऐसी घटना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप उनके लीनियर मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो जिस कोलिजन की स्टडी कर रहे हैं, जो हम आपको अभी बताएंगे कोलिजन के बारे में आगे, अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, इसमें जनरली दो बॉडी जो है उनका फिजिकल कांटेक्ट होगा, वो बॉडी टच करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब कोलिजन कितने तरह के हो सकते हैं? दो। कौन, कैसा कैसा? कांटेक्ट में हेड टू हेड और एक तो साइड। एक हेड टू हेड और एक साइडवेज। हाँ ठीक है, इन्होंने कहा कि एक हेड टू हेड और एक साइडवेज हो सकता है। तो हेड टू हेड जो कोलिजन होता है इसको हम लोग हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ठीक है, और साइडवेज जो कोलिजन होता है उसको ओब्लिक कोलिजन कहा जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग इलास्टिसिटी के बेसिस पर कोलिजन की कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? लचीलापन। मतलब इलास्टिसिटी या इलास्टिक जब भी दिमाग में आता है तो पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में? रबड़। ठीक है, बाद में जानेंगे कि वो इलास्टिक नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इलास्टिसिटी की बात जब भी दिमाग में आएगी, इलास्टिक बॉडी का बात जब भी दिमाग में आता है तो आता है रबड़। कि जिसको, और क्यों आता है? इसलिए कि रबड़ को हम खींचते हैं और खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है, और यही है इलास्टिसिटी। जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं वो बॉडी डिफॉर्म होता है, और डिफॉर्मेशन के बाद वो बॉडी, जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो वो बॉडी जो है अपने शेप को रिगेन कर लेता है। अभी हम लोग सिर्फ इलास्टिसिटी इतना समझेंगे। ठीक, तो इस क्वालिटी के बेसिस पर, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर कोलिजन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, on the basis of elasticity, collision is of 3 types. पहले को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। दूसरे को कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरे को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इस नेमिंग में कभी कभी आप देखेंगे कुछ किताबों में, जैसे इलास्टिक कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखते हैं तो आप इसे इनइलास्टिक भी लिख सकते हैं, इलास्टिक भी लिख सकते हैं।
ठीक है। और वहाँ ऐसा कुछ क्लू आपके पास होगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप समझ पाएंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक ही चीज़ है, ठीक है। नेमिंग में वो थोड़ा सा कभी रहता है, इसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिस तरह इसको हम लोग कह रहे हैं ना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी कह सकते हैं। तो इसको अगर आप परफेक्टली इलास्टिक कह दिए, इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कह दिए, तो बीच वाले को इन इलास्टिक भी कह सकते हैं, इलास्टिक भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इसको हमने इलास्टिक कहा है तो अब इसको हम इन इलास्टिक और उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कह दिए, ठीक है, उसमें कोई पंगा नहीं है। अब इन तीनों कोलिजन में क्या फ़र्क है, ये कोलिजन किस तरह के होते हैं, किस कोलिजन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, किसे हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे, इस चीज़ को अपन लोगों को समझना है। तो कोलिजन को, ये टाइप्स को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोलिजन के दौरान होता क्या है। कोई भी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी डिफॉर्म करता है, उसमें एक डिफॉर्मेशन आता है, उस बॉडी के शेप में परिवर्तन आता है। बहुत सारे बॉडीज़ में आप उस परिवर्तन को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टील बॉल है, उसको आप प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें डिफॉर्मेशन आपको नहीं दिखता है। और जैसे उस बॉल को अगर आप दीवार पर भी मारते हैं तो भी आपको नहीं लगता है कि वो कहीं डिफॉर्म किया है। कुछ बॉडीज़ में आप डिफॉर्मेशन देख पाते हैं, रबड़ बॉल है, उसको अगर फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म करता है। तो जिस भी बॉडी में फोर्स लगाने पर उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता हो, उसे हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। और जिस भी बॉडी में फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन हो, उसको हम लोग नॉन रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी कहेंगे। कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होता, ठीक है। हर बॉडी में मतलब डिफॉर्मेशन होगा ही, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होगा। वो डिफॉर्मेशन बहुत कम हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, अननोटिसेबल हो सकता है कि आप उसको नोटिस नहीं कर पाएँ, लेकिन डिफॉर्मेशन होगा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो जब दो बॉडी आपस में टकराते हैं तो उनके शेप में परिवर्तन होता है, बॉडी डिफॉर्म करता है, ठीक है। तो हर तरह के कोलिजन में, वो किसी तरह का कोलिजन हो, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, हर केस में बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। जैसे बॉडी आपस में टकराया तो वो डिफॉर्म किया, यहाँ तक तीनों कोलिजन एक जैसे हैं, तीनों कोलिजन में कोई अंतर नहीं। कोलिजन के पहले और कोलिजन के दौरान जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ तक तीनों कोलिजन में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। जो अंतर होता है वो कोलिजन के बाद, ठीक है। कोलिजन के बाद तीन तरह की बातें हो सकती हैं, उन तीनों तरह को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे दो बॉडी है, ये मान लीजिए दो बॉल है, और ये दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ किसी स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। एक समय आएगा दोनों में टक्कर होगी, ये बिफोर कोलिजन का सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन। अब देखिए कोलिजन के दौरान क्या होता है। ये देखिए, कोलिजन के दौरान बॉडी डिफॉर्म हुआ, बॉडी के शेप में परिवर्तन आया, ये ड्यूरिंग द कोलिजन वाली बात है, ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन के दौरान, ठीक है। अब आफ्टर द कोलिजन तीन संभावनाएं हो सकती हैं, तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि दोनों बॉडी अपने शेप को रीगेन कर लें फुल्ली, पूरी तरह से। ये देखिए, दोनों बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ गए हैं और डिफरेंट वेलोसिटी से उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया।
यानी दो बॉडी टकराए, दोनों के शेप में परिवर्तन हुआ और उसके बाद उन दोनों ने फिर अपने शेप को रीगेन कर लिया। इलास्टिक में क्या करते थे, शेप बदला और फिर छोड़े तो वापस अपने शेप में आ गया। तो जब तक वो इंटरैक्ट कर रहे थे, जब कांटेक्ट में थे, तो उनके शेप में परिवर्तन था और फिर जैसे ही वो अलग हुए एक दूसरे से, उन्होंने अपने शेप को फुल्ली रीगेन कर लिया और फिर अपना डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे। अगर ऐसा होता है तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन है। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि दोनों बॉडी जब अलग हों तो अपने शेप को पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ उनके शेप डिफॉर्मेशन रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि परफेक्टली जो स्फेरिकल था अब परफेक्टली स्फेरिकल हो गया, ऐसा नहीं होगा। कहते हैं ना कहीं से पिचक गया है, जैसे प्लास्टिक बॉल है, कभी अगर आप उसको बहुत ज़ोर से स्ट्राइक किए तो पिचका हुआ रह जाता है कहीं किसी पोजीशन पर। तो ये दैट इज़ द केस। तो इस कोलिजन को हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और फिर तीसरा केस ये है कि ये दोनों बॉडी कोलिजन के बाद एकदम एक दूसरे से चिपक जाएं, स्टिक टू ईच अदर, स्टिक विथ ईच अदर। ये देखिए, जो सिचुएशन ये था वही सिचुएशन यहाँ है। यानी एक बार वो टकराए तो जो डिफॉर्मेशन आया, अब वो दोनों स्टिक कर गए एक दूसरे के साथ और फिर एक कॉमन वेलोसिटी से, यहाँ भी डिफरेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं, v1 v2। यहाँ पर क्या होगा, ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, यानी दोनों की वेलोसिटी एक हो जाएगी। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए तो। गीला आटा का किसके साथ? दूसरे गीला आटा के साथ। इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ ठीक है, आप एक समझिए कि क्ले है और क्ले बॉल है और यहाँ पर कोई प्लास्टिक बॉल है या स्टील बॉल है। क्ले बॉल को इस पर स्ट्राइक करिए, क्ले बॉल इसके साथ चिपक जाएगा और दोनों एक साथ मूव करने लगेंगे, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अब आप डेफिनेशन भी समझ गए होंगे कि जो तीन तरह के कोलिजन है, अगर उसको हम लोग डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, वैसा कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद बॉडी अपने शेप को पूरी तरह से रीगेन कर लेता है और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ऐसे कोलिजन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। एक ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद बॉडीज़ अपने शेप को पूरी तरह से गेन नहीं करता है, रीगेन नहीं करता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है, यानी वो अपने शेप को पार्शियली रीगेन करता है और फिर डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसको हम लोग कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। और एक ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद दो बॉडी स्टिक कर जाएं एक दूसरे के साथ और कॉमन वेलोसिटी से एक मूव करने लगे, उसे हम लोग कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इस फिगर को बना लीजिएगा। लिखिए, नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन in which the colliding bodies regain their shapes fully after collision and move with different velocities ठीक है। तो इस कोलिजन की विशेषता क्या है, खास बात क्या होगी? इस कोलिजन की खास बात यह है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम हमने आपको पहले भी बताया कि मोमेंटम किसी भी कोलिजन में
सबसे अच्छी बात मोमेंटम के साथ यही है, वट एवर बी द टाइप ऑफ कोलिजन, मोमेंटम नेवर चेंजेस। मोमेंटम कभी भी सिस्टम का, कोलाइडिंग बॉडीज़ का एज ए होल कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और तीनों तरह के कोलिजन में हम लोग ये कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी कोलिजन जहाँ भी आएगा आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, दो बॉडी मूव कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? कोलिजन से पहले जो बॉडीज़ के पास काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा? तो काइनेटिक एनर्जी भी समान रहता है। इस कोलिजन की एक खासियत है, ठीक है। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहते हैं, ठीक है। इसको लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, नहीं इसी में, इसी कोलिजन में लिखना है। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन both the linear momentum and the kinetic energy of the colliding bodies remains conserved, of the colliding bodies remains conserved। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर लिखिए। लिखिए, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये है स्पेलिंग। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ई। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज equal to 1 is equal to 1 for this type of collision। ये इलास्टिक कोलिजन की पूरी बातें हो गई। अब लिखिए इनइलास्टिक कोलिजन। Inelastic collision, the collision in which the colliding bodies regain their shapes partially, and move with different velocities, is called inelastic collision, चलिए, मोमेंटम तो हम लोग पहले ही जान गए कि कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा कि नहीं? क्यों? किसमें सर? इस कोलिजन में। तो उससे क्या हुआ? हीट एनर्जी में बदल गया सर। हीट एनर्जी में बदल गया। मतलब ठीक बात है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन रह गया। यस सर। तो कोई भी बॉडी को डिफॉर्म करने में ऊर्जा तो खर्च होगी, एनर्जी तो लगेगा।
तो कुछ पार्ट जो है उसकी एनर्जी का बॉडी के डिफॉर्मेशन में चला गया, ठीक है। इसलिए बॉडीज़ का कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऊर्जा खर्च हो गई, ठीक है, बॉडी को डिफॉर्म करने में। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। लिखिए, द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम ही समझिएगा यहाँ। द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, however the momentum is conserved, however energy is not conserved, या kinetic energy is not conserved, kinetic energy is not conserved। अब फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है ये 0 और 1 के बीच होती है, ठीक है। तो लिखिए, फॉर दिस टाइप ऑफ कोलिजन, फॉर दिस टाइप ऑफ कोलिजन, फॉर दिस टाइप ऑफ कोलिजन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप द वैल्यू ऑफ ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज this between 0 and 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision। In this type of collision, in this type of collision the colliding bodies stick with each other and move with a common velocity, after collision। Only linear momentum is conserved, only linear momentum is conserved, and the value of coefficient of restitution is equal to 0, तो यहाँ पर अभी टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। पहले उसको हम लोग डिस्क्राइब कर लें कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके लिए इमेजिन करिए कि दो बॉडी हैं, बॉडी 1 और ये u1 स्पीड से मूव कर रहे हैं, और अलोंग द सेम लाइन, इसी लाइन पर एक दूसरा बॉडी है, बॉडी 2, जो कि u2 स्पीड से मूव कर रहा है, और ये u2 जो है u1 से कम है, यानी ये धीरे मूव कर रहा है, ये तेज़ है, ठीक। तो ऑब्वियसली कोलिजन होगा, ये ज़्यादा गति से आ रहा है, ये कम गति से जा रहा है, कोलिजन होगा, एक ही लाइन पर मूव कर रहा है दोनों। मान लीजिए इस
पॉइंट पर कोलिजन होता है दोनों का, यानी ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन हो गया और ये आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी मान लीजिए डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसका स्पीड बदल कर v1 हो जाता है और इसका स्पीड बदल करके v2 हो जाता है। यानी दो बॉडी कोलिजन से पहले वो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे थे, ये बॉडी इस बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा था तो ये इससे टकराया, टकराने के बाद दोनों के वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ और फाइनली उनका वेलोसिटी ये हो गया v1 और v2। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, यानी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये इसके करीब होता जा रहा है। ठीक है, और इसके करीब होने की वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी होगी? अगर कोई पूछे कि बॉडी 1 कोलिजन से पहले बॉडी 1 किस वेलोसिटी से बॉडी 2 के करीब होता चला जा रहा है तो बता सकते हैं? चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि बॉडी 1 किस वेलोसिटी से बॉडी 2 के करीब होता जा रहा है? 60 से 20 कैसे निकाले? 60 माइनस 40 यानी कि u1 माइनस u2, यानी अब आप इसको हटाइए। अब किस वेलोसिटी से बॉडी 1 बॉडी 2 के करीब हो रहा है? u1 माइनस u2, और इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी इस वेलोसिटी से बॉडी 1 बॉडी 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, पहुंच रहा है, उसके नज़दीक जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हम लोग कहेंगे u1 माइनस u2। इसको आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखिए, अब ये बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी से फिर चल रही है कोलिजन के बाद। मान लीजिए कि इस बॉडी की वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऐसा हो गया सपोज करिए कोलिजन के बाद। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बॉडी 2, अब देखिए बॉडी 2 बॉडी 1 से दूर होता चला जा रहा है, यहाँ बॉडी 1 करीब हो रहा था, अब बॉडी 2 दूर जा रहा है, तो बॉडी 2 बॉडी 1 से किस स्पीड से किस वेलोसिटी से दूर हो रहा है? 20, मतलब 20 कैसे निकाले? 20 60 माइनस 40। ठीक, इसको हटाइए। अब बॉडी 2 किस वेलोसिटी से बॉडी 1 से दूर हो रहा है? v2 माइनस v1। इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिस वेलोसिटी से वो बॉडी सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग कैसे निकालें? v2 में से v1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ इसको लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, दिस इज v2 माइनस v1। ठीक है, इसी के रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is defined as the ratio of velocity of separation after collision to the velocity of approach before collision।
दैट इज E इक्वल्स V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2. दिस सर ये एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी जैसा है क्या? हाँ कह सकते हैं. फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोगों ने E की वैल्यू क्या रखी थी? 1. इसको आप इसमें रखिए. 1 इक्वल्स V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2. दिस इम्प्लाइज V2 माइनस V1 इक्वल्स U1 माइनस U2. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये इलास्टिक कोलिजन की विशेषता हुई कि इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले बॉडी जिस वेलोसिटी से करीब जा रहा था, कोलिजन के बाद उतनी ही वेलोसिटी से दोनों सेपरेट होंगे एक दूसरे से. ठीक है. फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E कितना था? 0. तो देखिए 0 इक्वल्स V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2. ठीक है ना. तो इससे V2 माइनस V1 क्या आ गया? 0. यानी देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? 0. यानी दोनों बॉडी सेपरेट नहीं होंगे. इसी को अगर आप थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो V2 इक्वल्स V1, यानी वेलोसिटी जो है दोनों ऑब्जेक्ट की कोलिजन के बाद समान है. इसलिए हम लोग कहते हैं दे विल मूव विथ ए कॉमन वेलोसिटी. ठीक है. और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू ना तो 0 है ना 1 है, तो E की कोई एक वैल्यू होगी. और ये V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, यानी इन इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा. परफेक्टली इलास्टिक में बराबर, परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. मतलब E जो भी वैल्यू दिया जैसे 0.2, तो 0.2 इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल जाएगा. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक.